क्लास 11 का सेकंड पोएम हमारे पास है। नाम क्या है इनका? द बेंगल सेलर्स। तुमको यहाँ पे पोएम देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे एक बार दिखा दे तुमको। नाम क्या है इनका? द बेंगल सेलर्स। एक चूड़ी बेचने वाली है एक्चुअली, यहाँ पे वाला नहीं है, वाली है, एक औरत है, एक लेडी है ना, जो एक चूड़ी को बेचने का काम करती है। इसके इनके कवित्री कौन है? हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सरोजनी नायडू। पर ध्यान दो उनके स्पेलिंग पे। कुछ लोग बोलते हैं सरोज, JNI लिखते हैं कुछ लोग। यहाँ ध्यान क्या देना है? JI लिखा हुआ है, सरोजिनी। ठीक है, तुमसे पूछे एग्जाम में MCQ के फॉर्म में तो देगा JNI देगा तुम्हें एग्जाम में, तो तुम वहां पे गलती करके चले आओगे। हमें गलती नहीं करना है, हमें क्या ध्यान देना है? सरोज लिख के INI लिखा हुआ है, सरोजिनी लिखा हुआ है। ठीक है, नाम का स्पेलिंग क्या है? सरोजनी नायडू। जानते पहले इनके बारे में कौन थी ये, तो थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है कि शी वाज बोर्न, यहाँ पे बॉर्न होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। शी वाज बोर्न ऑन द 13th of February 1879। इनका जन्म कब हुआ था? 1800 कितना बोलते हैं इसको? 79 को 79 बोलते हैं ना। उसके 13 फरवरी को उनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? इन हैदराबाद। इनका जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। इन डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है फेमस, प्रसिद्ध, वेल नोन। ठीक है, नोटेड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। नोटेड हो सकता है, फेमस हो सकता है, वेल नोन हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, याद रखना लिखा क्या है? डिस्टिंग्विश्ड। हिंदी में प्रसिद्ध या फेमस बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये कहाँ जन्मी थी? ये हैदराबाद में। टू डिस्टिंग्विश्ड बंगाली पेरेंट्स। इनके जो माता पिता थे ना, एक बंगाली परिवार में से संबंध रखा करते थे, मतलब माता पिता बंगाली। इनका जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। जैसे हमारे पास क्या है, माता पिता बिहार से संबंध रखते हैं, बिहार यूपी से, हमारा जन्म कहाँ हुआ है? बंगाल में हुआ है। वैसे ही इनका जन्म भी कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। बट इनके जो पेरेंट्स है ना, वो कहाँ के, वो कैसे परिवार के से आते थे? एक बंगाली परिवार से आते थे। पापा का नाम क्या था उनका? अघोरेनाथ चट्टोपाध्याय है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक को थोड़ा ध्यान दे लोगे। ठीक है, यहाँ पे चट्टोपाध्याय है। एक सेकेंड ना, यहाँ पे CHT होना चाहिए। ठीक है, नाम होना चाहिए अघोरीनाथ होता है एक्चुअली हिंदी में। ठीक है, सही हिंदी अगर प्रोनाउंस करें तो क्या नाम होगा? अघोरीनाथ चट्टोपाध्याय। बट नाम क्या लिखा है? अघोरेनाथ चट्टोपाध्याय। उससे में मतलब नहीं है। ठीक है, आगे। एंड बड़ौदा सुंदरी देवी, ये कौन हो सकती है? उनकी मम्मी हो सकती है। ठीक है, नाम बड़ा मजेदार है ना, अघोरीनाथ चट्टोपाध्याय। और सेकंड नाम क्या है? बड़ौदा सुंदरी देवी। ये उनके माता पिता का नाम था। अच्छा, इतना हल्का में मत लो इनको, बहुत खतरनाक लेडी थी ये। सरोजनी नायडू was an exceptional student with knowledge of Urdu, Telugu, English, Bengali and Persian। इतने लैंग्वेज उनको आया करते थे। हमारे पास हिंदी ठीक से आता नहीं है, इंग्लिश में हाथ तंग है हम लोग का, है कि नहीं है? ना हिंदी ठीक से आती है ना इंग्लिश ठीक से आती है। भोजपुरी भी थोड़ा बहुत टूटा फूटा ही रहता है। लेकिन सोचो, इतना वो नॉलेजेबल पर्सन थी, इतना वो ज्ञानी थी कि उनको सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं आता था, उनको क्या क्या आता था? उर्दू, साथ में तेलुगु, इंग्लिश, बंगाली एंड पर्शियन भी आता था। पता क्या बोलते हैं इसको? ऐसे व्यक्ति जो एक से अधिक लैंग्वेज जानते हैं उनको हम लोग कहते हैं पॉलीग्लॉट। इसको हिंदी में बोलते हैं बहुभाषी। बहुभाषी मतलब जो एक से अधिक भाषा में बात कर सकते हैं उनको कहते हैं पॉलीग्लॉट। याद रहेगा, पॉली मतलब एक से अधिक, ग्लॉट मतलब भाषी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो पॉलीग्लॉट क्या होता है? जो व्यक्ति एक से अधिक भाषा में बात कर सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीग्लॉट कह सकते हैं। तो कितने भाषा जानती थी ये? 5 न 6? 5। उर्दू, रिपीट करोगे? तेलुगु, इंग्लिश, बंगाली एंड पर्शियन, ये उनके लैंग्वेजेस थे। पर्शियन मतलब पर्शिया जो भाषा होता है, पर्शिया में जो रहने वाले लोग होते हैं। अब जैसे मान लो कोई रहता है इंग्लैंड में रहता है मान लो, तो उनका भाषा क्या होगा? इंग्लिश होगा। वैसे जो लोग पर्शिया में रहते हैं ना, उनका भाषा क्या था? पर्शियन था। जैसे जो लोग फ्रांस में रहते हैं, क्या भाषा होना चाहिए उनका? फ्रांसीसी।
फ्रेंच, ठीक है, उनके भाषा को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सरोजिनी नायडू was one of the first women to participate in India struggle for independence। अच्छा, ये उन कुछ खास औरतों में से थी जो हमारे भारत को आज़ाद करने में जिनका योगदान रहा है। सबका योगदान तो नहीं रहा है ना, लेकिन उस खास लोगों में से थी, उन खास औरतों में से थी जिन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया क्या करने में, हमारे इंडिया को ब्रिटिश की चंगुल से आज़ाद करवाने के लिए। क्लियर है। और तुम्हें मैंने लास्ट डे बताया भी था, शी वॉज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक याद है एनी बेसेंट भी थी, तुम्हें नाम सुना होगा एनी बेसेंट का। वो पहली महिला अध्यक्ष थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, बट वो फॉरेनर थी, वो भारत मूल की नहीं थी। लेकिन जो सरोजिनी नायडू है, ये भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष है। कहाँ की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तुमने अभी नाम सुना होगा सोनिया गांधी का, है ना, वो भी क्या अनऑफिशियली अध्यक्ष के तौर पे काम ही कर रही है वो कांग्रेस के लिए। वैसे ये भी क्या थी, उस कांग्रेस का एक पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। साथ में इतना ही नहीं, शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। मैंने लास्ट बताया था ना, यूपी की पहली गवर्नर कौन थे, महिला, हमारी सरोजिनी नायडू थी। कब, आजादी के बाद, है ना। शी वॉज अ स्ट्रिक्ट फॉलोवर ऑफ गांधी जी एंड, अच्छा, बोला गया है कि वो बहुत ही कठोर रूप से फॉलो किया करती थी, किसको, गांधी जी के सिद्धांतों को। दो सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है उनके, पता है कौन कौन से, एक सत्य और एक अहिंसा, है ना। ये रूल्स को, इन चीजों को, इन सिद्धांतों को वो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया करती थी। मतलब लाइफ में कभी झूठ नहीं बोलना है, कभी किसी से मारपीट नहीं करना है। साथ में ही नेम्ड हर, यहाँ पे ही मतलब कौन, याद है, पता है ही मतलब कौन, गांधी जी। तो गांधी जी ने उनको एक नाम दिया था, पता है नाम क्या दिया था, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ये उनको पदवी दी गई थी, किनके द्वारा पता है, हमारे गांधी जी के द्वारा। तुमसे पूछेगा एग्जाम में कि इनको नाइटिंगेल का उपाधि किसने दिया था, तो गांधी जी ने उपाधि क्या दिया था उनको, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है। शी वाज, यहाँ पे ऑल्सो होगा, शी वाज ऑल्सो कंसिडर्ड, उनको माना जाता था किस रूप में, एज इंडियन ईट्स। अच्छा, ईट्स क्या है, तो ईट्स एक कवि का नाम है जो इंग्लैंड के मूल निवासी थे। तो जिस तरीके से वो कविता लिखा करते थे, उसी तरीके से ये भी हमारी कविता लिखा करती थी। दोनों के लिखावट में काफी कुछ समानता देखने को मिलता है, इसीलिए इनको क्या कहा गया था, इंडियन ईट्स कहा गया था। ईट्स के जैसा कोई और तो हो नहीं सकता, बट उनके तरह एक कंपेयर किया गया है, तुलना किया गया उनसे। सरोजिनी नायडू डाइड, कब मृत्यु हुआ उनका, ऑन द 2 मार्च 1949, 1949 में उनका देहांत हो चुका था। साथ में बट, लेकिन शी विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न सेक्युलरिज्म। वर्तमान में जो भाईचारा है, अभी तो बहुत नेगेटिव के तौर पे जा रहा है, लेकिन जिस टाइम में ये हम लोग का देश आज़ाद हो रहा था, इंडियन मुस्लिम, भारतीय जो मुस्लिम थे, जो इंडिया में जो हिंदू थे, जो भाईचारा था उनके बीच में, उसका जो योगदान था, इनमें काफ़ी ज़्यादा योगदान इनका भी था, उनको स्टैब्लिश करने में, उनको स्थापित करने में, ठीक है। अच्छा, तुमसे पूछे एग्जाम में कभी कभार ये पूछता है कि ये जो हमारा पोएम है ना, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया, उठाया गया है, तो हमें दिखाई दे रहा है द बर्ड ऑफ टाइम, इस कविता से या इस बुक से इसको उठाया गया है। नाम क्या है इनका, द बर्ड ऑफ टाइम, समय की चिड़िया बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं, समय की चिड़िया बोलते हैं। इस पोएम से इसको उठाया गया है। और ये जो हमारा पोएम है किस साल पब्लिश हुआ था पता है, ये पब्लिश हुआ था 1912 में, 1912 में ये हुआ था। आगे है, अच्छा, यहाँ पे एक राइमिंग स्कीम भी है। राइम पता क्या होता है, राइम मतलब क्या होता है, लास्ट वर्ड सेम साउंड करेगा। जैसे कैट और बैट सेम साउंड कर रहा है ना, लास्ट वर्ड, है ना। मान लो मैंने बोला बैट और रैट, सेम साउंड कर रहे हैं, उसी को कहते हैं राइमिंग स्कीम कहते हैं। राइम करने का जो तरीका होता है ना, उसे कहते हैं, ठीक है। तो स्कीम क्या है, राइमिंग स्कीम देखो ध्यान से,
ए बी बी सी सी। अब इसका मतलब क्या है समझो ध्यान से। जो मेरे पास यहाँ पे पोएम है तो ध्यान दोगे अपना बोर्ड पे। पहला वर्ड देखो क्या है, बियर, लास्ट में क्या साउंड करेगा, ईयर, ऐसा साउंड करेगा ना। सेम क्या है, फेयर, लास्ट में एयर आ रहा है ना। तो मतलब अगर मैं इसको ए मानूं तो ये भी मेरा ए कहलाएगा। ठीक है, नीचे आते हैं। अगर मेरे पास वर्ड है ब्राइट तो सेम साउंड क्या करेगा, लाइट, है ना। मैं इसको क्या मान सकता हूं, बी मान सकता हूं। नीचे आओगे थोड़ा सा, क्या लिखा है, लिव्स या लाइव्स, ये समझ लो। ये क्या लिखा है, वाइव्स, सेम साउंड कर रहा है ना। इसको हम लोग ने क्या नाम दिया, सी। तो मतलब जो पहला जोड़ा है ना, जिसको हम लोग दोहा बोलते हैं, है ना, वो दोनों का राइम स्कीम सेम है। एक बार ट्राई करो, यहाँ पे भी देखो, तो क्या लिखा है, रेस्ट और मिस्ट, सेम साउंड कर रहा है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वापस से ए मान ले। नीचे आओगे, ड्रीम और स्ट्रीम, इसको हम क्या मानेंगे, दोनों को बी मान लेंगे। नीचे आओगे, क्लीव्स और लीव्स, इसको हम लोग क्या मानेंगे, सी सी। इस तरीके से हमारा राइमिंग स्कीम काम कर रहा है इस कविता में। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक दो लाइन सेम साउंड कर रहा है कि नहीं, प्रत्येक दो लाइन सेम साउंड कर रहे हैं। और जब ऐसा होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं कपलेट। तो सुना है कपल सुना है, कपल मतलब जोड़ा। तो यहां पे भी क्या बन रहा है, जोड़ा बन रहा है एक स्टैंजा में। अच्छा, हम लोग पोएम के लाइन को हम लोग स्टैंजा बोलते हैं, होता है पैराग्राफ चैप्टर में, यहाँ पे स्टैंजा होता है। कितने स्टैंजा यहाँ पे, ये पहला स्टैंजा 6 लाइन का, सेकेंड स्टैंजा 6 लाइन का, थर्ड स्टैंजा 6 लाइन का और फोर्थ स्टैंजा 6 लाइन का। मतलब मेरे पास 24 लाइन्स है और 4 यहाँ पे स्टैंजा है। क्या बात क्लियर है यहाँ तक। उसको एक बार बताओगे, फर्स्ट स्टैंजा में कितने कपलेट बन रहे हैं, कितना जोड़ा बन रहा है, 3 जोड़ा ना। देखो, ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा। तो तुम बताओगे इस पूरे कविता में कितने कपलेट्स है, कितने जोड़े हैं, हाँ कैसे पता, 3, 6, 9 और 12। तुमसे पूछेगा एग्जाम में कि इस कविता में कितने कपलेट्स है, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, कुछ मिला के 12 कपलेट्स है, मतलब 12 जोड़े हैं। तो आज हमारी जो कविता है ना, वो कविता है तुम लोगों के बारे में। तुम लोगों के बारे में मतलब अनमैरिड गर्ल्स के बारे में और तुम्हारे माओ के बारे में। ठीक है, किन के बारे में है, तुम लोग के बारे में है और यहाँ पे तुम्हारे माओ के बारे में है। क्या उनका रोल होता है तुम्हारे लाइफ में या उनके लाइफ में, कैसे वो अपने लाइफ को बिताती है दूसरों के लिए, है ना। सबकी मम्मी बहुत ज़्यादा पोलाइट है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ना, पिटाई विटाई हो तो वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारे ऊपर जांच सकते तुम्हारे ऊपर, है ना। तो हमने आज यही पढ़ना है कि आखिर कैसे वो अपने लाइफ को या तुम लोग अपने लाइफ को दूसरों के प्रति समर्पित कर देते हो। ठीक है, अच्छा ध्यान दोगे। तो हमारा पोएम कुछ शुरू होता है इस तरीके से। नाम क्या है इनका, द बैंगल सेलर्स, एक चूड़ी बेचने वाली। हम लोग आराम से समझेंगे, कोई चाप नहीं है, बस दिमाग को शांत रखोगे। ठीक है, इस पर सुनना है। देखो, तो शुरू कुछ इस तरीके से हो रहा है, बैंगल सेलर्स आर वी। अच्छा, एक चीज तुम्हें बताना भूल गया, ये जो हमारा पोएम है ना, ये फर्स्ट पर्सन नरेटिव है। अब ये क्या होता है, मतलब हम लोग को चूड़ी बेचने वाला बनना पड़ेगा। फर्स्ट पर्सन तो पढ़ा ना अपने क्लास 10 में, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और फर्स्ट वाले कौन होते हैं, मैं हो गया, हम लोग हो गए, है ना। तो जो बोलता है, जो स्पीकर होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। तो हम लोग आज क्या बनने वाले हैं, चूड़ी बेचने वाली बनने वाले हैं। बनना पड़ेगा, और क्या ऑप्शन नहीं है, तुम लोग को बनना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या बन रहे हैं, चूड़ी बेचने वाली बन रहे हैं। ठीक है, तो देखो कोई चूड़ी बेचने वाली को, तो देखना वो लोग एक गट्ठा नहीं, एक चूड़ी लेके जाती है ना, उसमें वो अलग रंग बिरंगी चूड़ियाँ होती है, और वो चिल्लाती है, चूड़ी लो, ऐसे कुछ चिल्लाती है ना। तो हम लोग भी आज वही चिल्लाने वाले हैं, कोई आगे काम करने वाले हैं। ठीक है,
तो ध्यान दोगे। शुरू हो रहा है, बैंगल सेलर्स आर वी हु बियर। हम लोग कौन है? तो चूड़ी बेचने वाले हैं या वाली है, जो क्या करते हैं? हु बियर, जो ढोते हैं। लिखा था ना बियर मतलब कैरी करना, तो जो क्या ढोते हैं पता है? आवर शाइनिंग लोड्स, जो हमारा उज्जवल भार है। किसका भार? हमारे जीवन का, हमारे लाइफ का भार है ना। चूड़ी तो है ही, एक्चुअली किसको सिंबलाइज कर रहा है? देखो, जो हमारी चूड़ी बेचने वाली है वो क्या करती है? उसी चूड़ी बेच बेच के अपना घर चलाती है ना। तो कह सकते हो कि उनको जो पूरा घर है वो उनके माथे पे ढो रही है वो, है कि नहीं? तो वही बोला गया है कि बैंगल सेलर्स आर वी, हम कौन है? चूड़ी बेचने वाले हैं। हु बियर, जो ढोते हैं। क्या ढोते हैं? आवर शाइनिंग लोड्स, हमारा जो चमकदार, जो हमारा उज्जवल भविष्य, जो हमारा घर है, जो हमारा भार है, हम उसको ढोने का काम करते हैं। ठीक है, कहाँ ढो के लेके जाते हैं? टू द टेम्पल फेयर, जो मंदिर के पास जो लगता है ना मेला, हम अपने सामानों को वहां बेचने के लिए जाते हैं। देखना, अधिकतर जो ये सब सामान बेचने वाले होते हैं, फेरी वाले, वो यहीं पे ज्यादा बेचते हैं। बाकी तो साल में कम बिकता है ना उनका, लेकिन मेला हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, उनका वहाँ पे अधिक बिकता है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या फेमस है? जगन्नाथ पूजा फेमस है। जो फेरी वाले कहाँ बेचेंगे? अपना जगन्नाथ पूजा में बेचेंगे, दुर्गा पूजा में हो सकता है ना। तुमने सुना होगा गंगा सागर एक लगता है मेला, है ना, वो भी एक अलग फेस्टिवल है। तुमने सुना होगा कुंभ का लगता है मेला, है ना, यूपी में, है कि नहीं? तो वो भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, इनके लिए काफ़ी अच्छा है कि नहीं? तुमने सुना होगा पुरी में रथ निकलता ना, रथ यात्रा, वो भी एक तरह का मेला ही तो है। तो हमारी जो औरतें हैं जो चूड़ी बेचती हैं, तो हुआ क्या? आवाज शाइनिंग, अच्छा क्या बोल रही है कि जो हमारे भार है ना, जो हमारा लोड है, हम कहाँ लेके जाते हैं? उसको मेले में लेके जाते हैं। क्या करने के लिए? उनको बेचने के लिए, उनको सेल करने के लिए। हु, अब ये क्वेश्चन पूछ रही है, हु विल बाय दिस डेलिकेट ब्राइट रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट। बोल क्या रही है हमारी चूड़ी बेचने वाली? हु विल बाय, कौन खरीदेगा इसे? जो क्या है? बहुत ही डेलिकेट है, बहुत ही कोमल है। इसको बोलते हैं भंगुर, बोलते हैं। भंगुर मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए। इसको तुम लिख सकते हो चाहो तो, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगाइल बोलते हैं। ठीक है, फ्रेगाइल का मतलब क्या होता है? जो आसानी से टूट सके। जैसे कांच का जो ग्लास होता है ना, गिरा के देखो एक बार, टूट जाएगा, है ना। तो इसे कहते हैं भंगूर, मतलब क्षणिक भर या बहुत जल्दी टूटने वाला, है ना। तो बोल क्या रही है हमारी चूड़ी बेचने वाली कि आखिर कौन खरीदेगा उनको? जो कैसी है? डेलिकेट है, बहुत ही कोमल है, बहुत ही टेंडर है, बहुत ही सॉफ्ट है, ब्राइट, चमकीली है वो चूड़िया। रेनबो टिंटेड का मतलब क्या होता है? ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे उसके ऊपर क्या है? रंगों का परत चढ़ाया हुआ है। जो रेनबो होती है ना, कितने कलर होते हैं रेनबो में? कौन कौन सा? कौन कौन सा? याद है विबग्योर? भूल गए? तुम लोग को 10 में नहीं पढ़े फिजिक्स में? मानेंगे नहीं सर, तुम लोगों का नहीं पता तो पिटाई हो तुम लोग का। V फॉर वायलेट, सेकेंड नंबर I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर O फॉर ऑरेंज और रेड फॉर तो ये हमारे पास 7 कलर होते हैं रेनबो में। तो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जो चूड़िया बनी हुई है ना, उस पे रेनबो ने अपने कलर को छोड़ा हुआ, रेनबो अपने कलर को दिया हुआ है। बहुत रंग बिरंगी, बहुत ही उज्जवल होती है, बहुत ही प्रकाशित होती है ना। तो बोल क्या रही है कि हु विल बाय दिस डेलिकेट ब्राइट, कौन खरीदेगा उस कोमल चमकदार रेनबो से भरा हुआ चूड़ियों को, है ना, जो कैसा है? सर्कल्स ऑफ लाइट है, प्रकाशों का घेरा है एक्चुअली वो। अगर उस पर जब लाइट पड़ती है ना उन चूड़ियों पे, जैसे कैसा दिखाई दे रहा है? वो एक प्रकाश का घेरा की तरह पे दिखाई दे रहा है वो। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ रही है कि आखिर ऐसे कौन खरीदेगा?
जो बहुत ही कोमल, बहुत ही सॉफ्ट हो, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछती है क्या कि यार आखिर ऐसा कौन से लोग हैं जो इनको खरीदेंगे, जो बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत ही ब्राइट है, जिनमें क्या किया हमारे रेनबो ने अपने कलर को बिखेरा है, और ये क्या है, सर्कल ऑफ लाइट है, ये प्रकाशों का क्या है, घेरा है एक्चुअली। कौन खरीदेगा इसे, है ना। तो जवाब क्या मिलता है, लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडिएंट लिव्स। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है, ये बताओगे, जो चमकदार टोकन्स है, सिंबल है ना। देखो जो हमारे पास चूड़ियां है ना, वो क्या सिंबलाइज कर रही है, चमक का सिंबलाइज कर रही है, चमक है उसके अंदर, है ना। ऑफ रेडिएंट लिव्स या लाइव्स बोल लो। क्या बोला, देखो जीवन कैसा है, बहुत ही उज्जवल, बहुत ही चमकदार है। पता है किन के लिए बोला गया है, ये बोला गया है तुम लोगों के लिए। तुम्हें पता होगा अगर एक घर में बेटी है ना, एक घर में किसी के डॉटर है, कोई लड़की है, तो हमेशा घर खिला हुआ रहता है, हमेशा हमेशा उसमें हंसी खेल होती रहती है, मजाक मस्ती चलता रहता है। तो क्या बोला है, ये जो रेडिएंट लिव्स है वो किसके लिए बोला गया है, तुम लोग के लिए बोला गया, तुम लोग के लिए नहीं है। हमेशा क्या होता है, अगर एक घर में, एक हाउस में एक बेटी है ना, तो हमेशा घर क्या होता है, बहुत हरा भरा, बहुत ही खुशहाल दिखाई देता है ना। तुम्हारा जो लाइफ है अभी, अगर तुम इंस्टाग्राम वाला लाइफ हटा दो उसको, तो लाइफ कैसा है, बहुत ही रेडिएंट, बहुत ही उज्जवल है। तुम हंसी खेल तुम लोग करते रहते हो, फ्रेंड सर्कल है तुम्हारे पास, घर में माता पिता है, हंसी मजाक चलता रहता है ना। तो तुम्हारा लाइफ किससे भरा हुआ है, उन चमक से भरा हुआ है, उन प्रकाशों से भरा हुआ है। तुम क्या करते हो, जिसमें तुम इंजॉय करते हो, है ना। तुमसे पूछेगा एग्जाम में, जो रेडिएंट लिव्स है या लाइफ है, किनको सिंबलाइज किया गया है, तो ये उन लड़कियों को सिंबलाइज किया गया जो अभी भी क्या है, अनमैरिड है, मतलब अभी भी अविवाहित है वो, ठीक है। तो ये जो लिव्स है किसके लिए, तुम्हारे लिए इस्तेमाल किया गया है। तुम्हारा लाइफ कैसा है अभी, बिल्कुल प्रकाशों से भरा हुआ है, उज्जवल है, हंसी खेल तुम लोग करते रहते हो, है ना। लेकिन और ये कौन होते हैं, फॉर हैप्पी डॉटर्स, जो बिटिया खुश होती हैं, एंड हैप्पी वाइफ्स, और तुम जो आगे जाके बनोगे, किसी की पत्नी, किसी की वाइफ, किसी की माँ, है ना, तुम आगे जाके जो बनने वाले हो ना, ये उन लाइफ के बारे में, उन जीवन के बारे में बताना चाह रही है। जो चूड़ियां है ना, ये उसको सिंबलाइज कर रही है, उसको संकेत कर रही है। चूड़ियां तो क्या होती है, अलग अलग तरीके की होती है ना। वैसे ही क्या होता है, हमारा जो लाइफ है ना, खासकर बेटियों का, वो अलग अलग तरह से होता है। क्या सबका लाइफ सेम है, बिल्कुल नहीं। वैसे ही सबके घर में सबका जो माहौल है वो सेम नहीं होता है नहीं। तो होता क्या है कि जो रेडिएंट लाइफ है तुम्हारा, जो तुम्हारा प्रकाश से भरा हुआ जो तुम्हारी जिंदगी है, लाइफ है, जीवन है, वो किसको सिंबलाइज करता है, उन चूड़ियों को सिंबलाइज करता है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, ये मेरे पास है सेकेंड स्टैंजा, ठीक है। समझो ध्यान से क्या बोला गया है। सम आर मीट फॉर अ मेडेन्स रेस्ट। सम मतलब पता है क्या, सम मतलब वो बैंगल्स, चूड़िया, कुछ बने हुए हैं, कुछ चूड़िया बने हुए, पता किसके लिए, उन पहली बार, या बोल सकते हो उन अविवाहित लड़कियों के लिए, उन अविवाहित लड़कियों के कलाइयों के लिए। मतलब वहां पे कुछ लोग किस लिए आते हैं, जो अविवाहित लड़कियां हैं, जो तुम लोग के एज के हैं, वो वहां पे आते हैं उन चूड़ियों को खरीदने के लिए, ठीक है। बोला गया सम मतलब यहाँ पे किसको बोला गया है, तो सम का मतलब होता है यहाँ पे बैंगल्स, याद रखोगे। सम मतलब क्या होता है, बैंगल्स। तो कुछ चूड़ियां किसके लिए आई हुई है, उन अविवाहित लड़कियों के लिए आई हुई है। याद है, ये लिखा था मैंने मेडन, मतलब क्या होता है, अनमैरिड गर्ल। हाँ, खाली भी होता है, लेकिन यहाँ पे मेन मतलब क्या होगा, जो अविवाहित लड़कियां हैं ना, उनके लिए, उनके कलाई पे ये चढ़ने के लिए आए हुए हैं। जो कैसी होती है, जो किस कलर की है, सिल्वर एंड ब्लू, चांदी के कलर की है और ब्लू कलर की है। वो दिखाई पता कैसे दे रही है, एज द माउंटेन मिस्ट। तुमने एक पोएम पढ़ा क्लास 9 में, याद है, माइल्ड द मिस्ट अपॉन द हिल, है ना। वहां पे क्या हो रहा था कि पहाड़ों के ऊपर एक बादल छाया हुआ था, है ना, जो किस कलर की थी, जो ब्लू कलर की थी, है ना। वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो चूड़ियां है ना, किस कलर की यहाँ पे दिखाई दे रही है, सिल्वर और ब्लू दिखाई दे रही है। किनके हाथों में है, किनके हाथों में है,
उन अविवाहित लड़कियों के कलाइयों के ऊपर है, और वो दिखाई दे रही जैसे जिस प्रकार से माउंटेन के ऊपर जो कुहासा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है ना, वही सुंदरता उनकी कलाई में भी दिखाई दे पा रही है। यहाँ पे मिस्ट किसको सिम्बलाइज किया है? ब्यूटी को, सुंदरता को सिम्बलाइज किया गया है। जितना खूबसूरत उस पहाड़ के ऊपर बादल दिखाई दे रहा है, उतना ही खूबसूरत तुम्हारे कलाई के ऊपर भी चूड़ियां दिखाई दे रही है। सम आर फ्लश्ड, कुछ बहुत ही ताजा है चूड़ियां, है ना। लाइक द बर्ड्स, उन कलियों के समान ताजा है। दैट ड्रीम, जो सपने देखते हैं। यहां पे पता है कलियां मतलब कौन? यू आर, तुम। ऐसी लड़कियां जो अभी अभी बस युवती बन रही है, मतलब अभी अभी मैच्योर होना शुरू हुई है, अभी अभी तुम्हें मैच्योर होना शुरू हुए हो, मतलब टीनेजर तुम्हारा चल रहा है ना, 15, 16, 17 जो हो रही है, तुम अभी लड़की से आस्ते से तुम मैच्योर होना शुरू हुई हो। उसमें क्या होता है, तुमने एक सपना देखा है। क्या देखा? अच्छा, यहाँ पे हम लोग फिलहाल जॉब के बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग का मेन गोल क्या है? शादी करना, यहाँ पे फिलहाल के लिए, ठीक है। देखो, सबसे बड़ी बात है, अल्टीमेट गोल तो यही है, तुम जॉब ले लो, तुम IAS IPS बनना, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन चीज क्या है, तुम्हें एक मैरिड वुमेन बनना पड़ेगा। ये हमारे समाज का, हमारी सोसाइटी का ये कंपल्सन, मजबूरी है। वरना पता है क्या होगा? पता है क्या होगा? तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को ये ताना मारा जाएगा, जवान बेटी है, घर पे बिठा के रखे हुए हो, शादी नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है? कोई तो दिक्कत होता है ना, तुम शादी नहीं कर रहे हो। तो ये समाज बोलता है, और कभी भी कोई बाप ये सुनना नहीं चाहेगा तुम्हारे ऊपर। इसलिए वो क्या चाहेगा, तुम्हारे लिए जल्द से जल्द पहले शादी किया जाए। उनका मेन मोटिव यही है। वो कमा किस रहे, पता है अभी तुम लोग के लिए? इसी कारण से पढ़ाई तो हो ही रहा है, बट इकट्ठा कर रहे पैसा किसके लिए? तुम्हारे शादी के लिए। तो अभी फिलहाल हम लोग जॉब के बारे में बात अभी फिलहाल नहीं कर रहे, ठीक है। तो हुआ क्या? सम आर फ्लश्ड लाइक द बर्ड्स, कुछ क्या है, बहुत ताजा है। किसके जैसा? उन कलियों के जैसा। कली मतलब जो अभी भी खिल रहे हैं, बस फूल होते हैं ना, तो जो होता है क्या बोलते हैं, कोड़ी बोलते हैं ना, तो कोड़ी खिलता है ना, तुम उनके जैसे हो। दैट ड्रीम, जो सपने देखते हैं। क्या सपने देखते हैं? कि मेरा होने वाला राजकुमार मेरे पास आएगा, मुझको ये दिखाएगा, ऐसा सब कुछ है कि नहीं। लेकिन ऑन द ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? शांत, काम बोलते हैं, है ना। तुम्हारे शांत आईब्रो पे, ये ब्रो मतलब आईब्रो बोलते हैं, ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम। समझो ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। ये समझ नहीं है तो बहुत दिक्कत होगा तुम्हें। फिर तो रिपीट कर रहे हैं। बोला सम आर फ्लश्ड, कुछ ताजा है, लाइक द बर्ड्स, चिड़िया नहीं, कली, उन कलियों के जैसा क्या है? ताजा है, फ्रेश है। जिन्होंने क्या किया है? दैट ड्रीम, जिन्होंने सपना देखा है। सपना किस चीज का? कि मेरा एक खुशहाल घर होने वाला है, मैं एक अच्छे घर में जाने वाली हूं। और उसी तरीके से ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो, जो तुम्हारा आईब्रो है ना, वो क्या है? बहुत ही शांत है, पीसफुल है। ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम, उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक धारा बहती है नदी के माध्यम से। समझो ध्यान से, समझोगे? जिस प्रकार से सपोज यहाँ पे एक छोटा सा मान लो जंगल बना रहे हैं, ठीक है, मान लो कुछ भी है, और यहां से क्या हो रही है ना, एक मान लो धारा बह रही है। होता ना बहुत बार जंगल से बीच से धारा बहती है, उससे ये पता ही नहीं है कि वो बाद में एक बहुत ही झरना के रूप में कहीं गिरने वाली है। देखो, जब वो जंगल से बह रही होती है, बहुत शांत अवस्था में बहती है, वो बहुत ही पोलाइट, बहुत ही हल्के हल्के बहते रहती है। बट एक टाइम ऐसा आता है उनके लिए जब उनका रूप बहुत ही विकराल होता है, बहुत ही तेज होता है, और वो कहाँ चली जाती है? वो झरने में गिर जाती है। वो कहाँ गिरने वाली को आइडिया तक नहीं है। यहाँ पे भी वही बोला गया है कि जो सपना तुम अभी देख रहे हो कि तुम्हारा लाइफ ऐसा ऐसा होने वाला है, ये तुम्हारा अभी शांत अवस्था चल रहा है। तुम्हें नहीं पता कि जो तुम्हारा स्ट्रीम है, स्ट्रीम मतलब जो तुम्हारा धारा है, जो तुम्हारा जीवन है, वो कहाँ जाके गिरने वाला है, कहाँ जाके ठहरने वाला है। क्लियर हो सका? फिर से बता एक बार। बोला गया है सम आर फ्लश्ड, कुछ जो चूड़ियां है ना, वो बहुत ही ताजा, बहुत ही फ्रेश है। किनके जैसे?
लाइक द बर्ड्स, उन कलियों के जैसे जिस कलियों ने क्या किया है, सपने को देखा है। सपना किस चीज का, कि उनका लाइफ आगे कैसा होने वाला है। उसी तरीके से जिस तरीके से एक जंगल में क्या बहती है, एक धारा बहती है ना, अपने शांत भाव। अच्छा, हम लोग का भाव शांत कब होता है, जब बहुत हम लोग काम होते हैं, शांत होते हैं, तभी ना स्थिर होगा वो चीज। तो बोल क्या रहा है कि जिस प्रकार से एक धारा, एक रिवर एक जंगल से होते हुए बहती है ना शांत अवस्था में, ठीक हमारा भी जो नेचर है, हमारा जो डिजायर, इच्छा है, वो भी वैसा ही होता है कि काश हमें एक बहुत अच्छा घर मिले, माहौल शांत हो, झगड़ा ना करने का मौका मिले, है ना। हमारे जो सासू जी है वो भी थोड़ा सा कम बोले मुझे, है कि नहीं। तो ये क्या है, उनका डिजायर, उनका इच्छा होती है। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? क्या उस धारा को पता कि वो कहाँ जाने वाली है? क्या उसे पता कि वो कहाँ गिरने वाली है? अंत में क्या होता है? वैसे धारा, इन धाराओं का जाके वो झड़ने के माध्यम से गिरती है कहाँ? पत्थर के ऊपर। हमारा भी लाइफ ऐसा ही है, हमारा भी लाइफ ऐसा ही है। हमें पता ही नहीं कि आगे हम जाने कहाँ वाले हैं। हम लोग बस सपने देख रहे हैं कि मैं ये बनूंगा, मैं ये काम करूंगा या करूंगी, है ना। लेकिन वो कितना हद तक सक्सेसफुल होने वाला है अभी तुम्हें भी आइडिया नहीं है। आइडिया है? बिल्कुल। मोस्टली जो घर होते हैं, जो तुम्हें फ्यूचर मिलने वाला है, वो अजीब अलग ही मिलता है तुमसे। देखो, तुम लोग अभी अपने कहा, अपने घर पे हो, एक रानी की तरह तुमको ट्रीट किया जाता है। काम करवाने वाला बात अलग हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हें जो डिमांड तुम्हारा तुमको पूरा किया जाता है हमेशा। तुम्हें कपड़े चाहिए, कुछ दिन रुको, तुम्हें मिल जाएगा वो चीज़। तुम्हें फ़ोन चाहिए, फ़ोन तो एक अलग चीज़ हो गया है, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई चीज़ भी चाहिए, चाहे तुम्हारा ज्वेलरी हो, तुम्हारा खाने का सामान हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, तुम्हें एक ऑर्डर में तुम्हारे पास आता है कि नहीं आता है? पहले ये बताओ। बिल्कुल आता है। ये किनको आता है? उन क्वीन को, उन रानियों के लिए आता है। दैट मीन्स तुम भी अपने घर की रानी हो। तुम लोग नहीं, तुम लोग राजा हो, है ना। देखो, फिलहाल हम बात इनके बारे में कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दोगे। तो तुम लोग अभी किस अवस्था में हो? अपने घर के रानी के रूप में। बट तुम जहां जाने वाले हो, क्या तुम्हें सेम ट्रीटमेंट मिलेगी जो यहां मिल रही है? क्या तुमने अपने बेड पे अपने मांगा कि मुझे बेड टी चाहिए? मिलेगा? एक फ्लाइंग चप्पल मिलेगा तुम्हें, ठीक है, गाड़ी मिलेगा। तुम महारानी हुई आई हो यहाँ पे, बेड तुम्हें चाहिए, तो ये तुम्हें ट्रीटमेंट वहां पे नहीं मिलेगी। तुम कहाँ गिरने वाले तुम्हें आइडिया नहीं है। क्लियर है बात? आगे बढ़े। सम आर अग्लो, कुछ चूड़िया क्या है? चमकदार है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से जो नए नए जो फूल खिलते हैं ना, ब्लूम का मतलब क्या होता है? फ्लावर्स। दैट क्लीव्स, और वो फूल क्या करते हैं? बहुत तेजी से पकड़े हुए रहते हैं। किनको पता है? टू द लिम्पिड। लिम्पिड का मतलब क्या होता है? हाँ, जो जो पारदर्शी है, जो क्लियर है, जो ट्रांसपेरेंट है। ग्लोरी ऑफ न्यू बॉर्न लीव्स। न्यू बॉर्न लीव्स मतलब क्या होता है? नवजात जो पत्तियां होती है। देखो, तुम देखना, नोटिस करना, जो अभी नए नए पत्तियां बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही कोमल होती है, बहुत अच्छा लाइट आता है उनमें, एक अलग उनका रूप होता है ना। बोला क्या गया है कि तुम लोग भी क्या कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारा जो अभी जिस अवस्था में तुम लोग हो, अभी किस अवस्था में हो? एक फूल बन चुके हो लगभग भी, है ना, फूल बनने वाले हो बोल सकते हो। तुम्हारा जो पकड़ है अपने बचपन से कम होता चला जा रहा है आस्ते आस्ते, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? एक मेच्योरिटी की तरफ बढ़ने वाले हैं। जो तुम्हारा लाइफ है, अब उस बचपना से हटके एक अलग वुमेन के रूप में, एक अलग व्यक्ति के रूप में बनने जा रहे हैं। तुम अपने एक नए लाइफ को शुरू करने वाले हो। यहाँ पे रिपीट करें, फिर से बोले, देखो, बोला है सम आर अग्लो, कुछ चूड़िया बहुत चमकदार है, अग्लो है, विद द ब्लूम दैट क्लीव्स, उन फूलों के जैसे, उन फूलों के जैसे जिन्होंने क्या किया? बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है। किनको? लिम्पिड का मतलब मैंने क्या बताया था? ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी बोलते हैं ना। तुम्हारा जो गौरव है, जो तुम्हारा शान है, वो बिल्कुल शुद्ध है, बहुत बहुत ज्यादा प्योर है, बहुत ज्यादा पारदर्शी है। समझो ध्यान से। यहां पे क्या बोलना चाह रहा है? तुम्हारा जो सोच है ना, एक एक औरत का, एक लड़की का जो सोच है, वो क्या होता है कि हाँ, मेरा शादी ऐसा ऐसा होने वाला है, मैं इस घर में जाने वाली हूँ। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बुराई है ही नहीं। ये तुम्हारे माइंड का, तुम्हारे दिल का एक प्योर सोच है। कौन नहीं चाहे कि मेरा लाइफ अच्छा हो?
कोई ऐसा है कि हम जाके मोहरे में गिर के पड़े रहें? कोई चाहेगा? बिल्कुल नहीं। कौन क्या चाहे कि तुम एक अच्छी लाइफ को जी सको। वैसे ही तुम अभी जिस अवस्था में हो, तुम्हारा क्या मन होगा कि मैं एक अच्छी लाइफ को जी सकूं, है ना? जो कैसा होता है, जो लिम्पिड हो, जिसका जो सोच है तुम्हारा वो क्या है, बहुत ज्यादा शुद्ध होना चाहिए। बोलना ये चाह रहा है कि तुमने अगर अपने लाइफ के बारे में सोचा है तो वो सोच, वो थॉट, वो डिजायर कभी गलत हो ही नहीं सकता। वो कैसा सोच है? बिल्कुल लिम्पिड है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल शुद्ध है, प्योर है तुम्हारा सोच, कोई गलत बात नहीं है। और तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा क्या इच्छा हुआ है? ऑफ न्यू बॉर्न लीव्स, तुम अपने नए जीवन को जीने की कल्पना कर रहे हो। तुम्हारा 2 जीवन होता है, पता लड़कियों का? आधा जीवन अपने मायके में अपने पापा के घर पे, आधा जीवन अपने हस्बैंड के घर पे। तो तुम क्या सोच रहे हो कि मैं कैसे अपने लाइफ को, अपने न्यू लाइफ को शुरू कर सकूं? क्लियर है यहां तक? नहीं? एक बार वापस बताएंगे लास्ट में, ठीक है? आगे थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बोला गया है, सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न। कुछ चूड़े तो ऐसी है जिस प्रकार से एक भुट्टे के खेत में, अच्छा यहाँ पे भुट्टा का भी हो सकता है, यहाँ पे समझ सकते हो सरसों का भी खेत हो सकता है। जिस प्रकार से सरसों का तो खेत देखो कभी अर्ली मॉर्निंग के टाइम में, तुमने एक मूवी देखा होगा DDLJ, देखा है मूवी? ऐसे गिटार बजाता है, गाना गाता है, क्या गाना गाता है? तो एक था ना गाना, तुझे देखा था, कुछ गाना था ना वहां पे। हुआ क्या, बोल क्या रहा है कि जो फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न है, मतलब जो भुट्टे का जो खेत है या जो सरसों का जो खेत है, जिस प्रकार से सूर्य का जो रोशनी वहां पे पड़ती है, जैसे वो चमकता है ना, वैसे जो चूड़ियां वो भी चमक रही है। और मीट फॉर अ ब्राइड, किन के लिए तैयार हो रही है? एक दुल्हन के लिए तैयार हो रही है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास कौन आया था? एक अनमैरिड गर्ल आई हुई थी, क्या करने के लिए? उन चूड़ियों को बाई करने के लिए, खरीदने के लिए। फिर कौन आई? ऐसे लड़कियां जो क्या होने वाली है, अपने नए लाइफ के बारे में सोचना शुरू कर रही है, मतलब तुम लोग जैसे लड़कियां, है ना, वो आई खरीदने के लिए। अब कौन आया है? एक ब्राइड आई है, एक नवविवाहित युवती आई है, जिनका शादी क्या हुआ अभी अभी होने वाला या हुआ होगा, ऐसा समझ के रखोगे। ऑन हर ब्राइडल मॉर्न, अच्छा बोल क्या रही है, समझो ध्यान से। जिस प्रकार से एक नवविवाहित युवती, न्यूली मैरिड कपल, ये कपल नहीं, एक औरत, एक लड़की, औरत ही बोलो, जिस प्रकार से अपने पहले सुबह को एंजॉय करती है, पहले सुबह मतलब शादी के बाद का सुबह, है ना, सब गेस्ट होते हैं वहां पे, इंजॉयमेंट होता है, हंसी मजाक होता है, सब कुछ होता है ना। उसी इंजॉयमेंट को, उसी क्या बोलते हैं, उसी खिलखिलाहट को, उसी आनंद को किससे कंपेयर कर रहे हैं? हमारे उस सरसों के खेत से कंपेयर कर रहे हैं। जिस प्रकार से वो खेत बहुत चमकीला दिखाई दे रहा है, बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार से जो ब्राइडल का मॉर्निंग है, जो सुबह है उनका, वो भी उसी तरह से दिखाई दे रहा है। क्लियर है? आगे बढ़े। सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर, कुछ युवती अपने शादी के कुंड में बैठने वाली होगी या बैठने वाली है, मतलब क्या बोला चाह रहा है? कुछ युवती, कुछ लड़कियां शादी करने वाली हैं, और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट डिजायर, और उनके दिल में, उनके मन में एक इच्छाओं का रंग भरा हुआ है। कैसी इच्छा? कि मेरा फ्यूचर जो घर मिलने वाला है वो कैसा मिलने वाला है। जो तुम्हारा कलर है, देखो यहाँ पे लिखा है ना ह्यू, क्या मतलब होता है? कलर, रंग। किसका रंग? तुम्हारे इच्छाओं का रंग, ठीक है, वो कैसा होने वाला तुम्हें ये अंदाजा मिल रहा होगा। आगे, अच्छा, जो चूड़ियां कैसी है? बिल्कुल देखो, टिंकलिंग है, खनखन कर रही है वो उनके हाथों में। जो अभी शादी करके आई हुई है ना, उनके हाथों में क्या हो रही है? जो चूड़ियां कैसी हो रही है? खनखन कर, टिंकलिंग कर रही है, ल्यूमिनस, चमक रही है। बिल्कुल चमक मतलब किसका? सुंदरता का। देखना, जो लोग न्यूली मैरिड वुमेन होती है ना, बहुत सुंदर दिखाई देती है ना, हाथों में कंगन होता है, लाल जोड़ा होता है, वैसा दिखाई भी देती है। बोला क्या है कि जो उनके हाथों में जो कंगन है ना, जो चूड़ियां है, कैसी दिखाई दे रही है? टिंकलिंग हो रही, खनखन कर रही है, वो ल्यूमिनस, बहुत ज़्यादा चमकदार दिखाई दे रही है, टेंडर,
कोमल है एंड क्लियर, बहुत ही स्पष्ट है। जैसे एक न्यूली मैरिड वुमेन जब घर में प्रवेश करती है ना, देखिए उसका जो गूंज है उसकी चूड़ियों का, उनके पायलों का ना, वह घर में घुसती रहती है। कभी यहाँ से वहाँ गई तो पायल का आवाज सुनाई देगा, कभी वहाँ से गई तो उसको चूड़ी का आवाज सुनाई देगा। वैसे ही इनकी हाथों में क्या दिखाई दे रहा है, वो चूड़ी दिखाई दे रहा है, वो कंगन दिखाई दे रहा है। अच्छा, कंगन से चूड़ी नहीं हो सकता, कंगन वहाँ पे जो होता शाखा पोला जिसको बोलते हैं हम लोग, वो भी वहाँ पे रहेगा। तो वो कैसी है, टिंकलिंग है, खनखन कर रही है, ल्यूमिनस चमकदार है, टेंडर कोमल है एंड क्लियर स्पष्ट सुनाई दे रही है वो, उनका खनखन का आवाज। लाइक हर ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर, जैसा खनक उनके हंसी में है। किनके हंसी में? उन औरतों के हंसी में। किनकी और कौन सी औरतें की हंसी में? जो औरतें अभी भी नई नई शादी कर गई है। उनको तो यही उम्मीद है ना कि जो मेरा घर जो मुझे मिला है बहुत ही प्यारा, बहुत ही मेरे लिए लाभदायक है, मेरे लिए बेनिफिशियल, मेरे लिए जॉयफुल है। बट ये क्या बोल रहा है कि लाइक द ब्राइडल लाफ्टर, जिस प्रकार से वो दुल्हन हंस रही है, मुस्कुरा रही है, और जैसे उसके आंसू निकलते हैं अपने शादी के ठीक पहले, उसी प्रकार से ये जो चूड़ियां है ना, ये भी उनको उनकी तरह बिहेव कर रहे हैं। जो उनमें खनक है, जो उनमें आवाज है, ये उनके लाफ्टर और उनके आंसू का ही दोनों मिला जुला रूप है। कुछ हंसी देंगी, कुछ दुख देंगे हमें। जुड़ते हैं ना, तो हंसी भी उसी से और दुख भी उसी से। सम आर पर्पल, उनमें कुछ रंग को कैसे हैं, पर्पल है, बैगनी है, और कुछ क्या है, गोल्ड परतदार है, जो अब क्या बन चुके हैं, ग्रे बन चुके हैं। जैसे तुम्हारी जो माँ होती है ना, काम करती है, देखना उनका जो सोने का जो कंगन होता है वो आस्ते आस्ते उनका कलर उड़ जाता है या वो ग्रे कलर का हो जाता है। काम हम लोग जब करते हैं ना, तो चूड़ी मान लो पहनी हुई है तो क्या उसका कलर उड़ जाता है, होता है ना। वैसे ही यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो औरतें हैं, जो काफ़ी मेच्योर्ड है, बड़ी माने माँ है किसी की, उनके हाथ में चूड़ी कैसी है, पर्पल है और गोल्ड फ्लेक, उनमें सोने का परत चढ़ा हुआ है, जो अब क्या हो चुका है, वो ग्रे हो चुका है, धूसर हो चुका है। धूसर मतलब ग्रे बोलते हैं। फॉर, जिनके लिए, सी हु हैज जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे, जिन्होंने अपने पूरे लाइफ को, अपना पूरा लाइफ को तुम्हारे लिए बिता दिया है, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए बिता दिया है। अब किसके बारे में बोला गया है, तुम्हारे माँ के बारे में बोला गया है कि वो माँ क्या करती है, तुम्हारे लाइफ के लिए, तुम्हारे खुशी के लिए अपने लाइफ को, अपने जीवन को न्यौछावर कर देती है ना। हर बार एक माँ उस अपने ससुराल में, अपने घर में काम करती है, लोगों को खुश रखती है, अपनी खुशी से कोई मतलब नहीं है उनको। किससे मतलब है, तुम्हारी खुशी से, और तुम्हारे आसपास जो लोग हैं तुम्हारे घर में, उनकी खुशी से मतलब है ना। तो वैसे क्या हो रहा है, जो उनकी माँ है, जो हमारे जो यहाँ पे माँ है ना, वो क्या है, उनके हाथ क्या हो चुके, घिस चुके हैं, क्या करते करते, लोगों की सेवा करते करते, और उन्होंने अपने लगभग आधे जीवन को बिता चुका है, खत्म कर चुका है। किनके लिए, बस तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हें खुश रखने के लिए। हुज, जिनका, हैंड्स, जिनके हाथ क्या किए हैं, हैव चेरिश्ड, तुम्हारा पालन पोषण तो उनके हाथों से हुआ है ना, तो उनके हाथों ने क्या किया है, तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया है, तुम्हें अपना प्यार दिया है। एंड हुज लव हैज ब्लेस्ड, जिनका प्यार तुम्हारे लिए क्या है, आशीर्वाद का काम करता है ना। अगर उनका प्यार तुम्हारे लिए नहीं रहेगा तो तुम्हारा उनका आशीर्वाद तुम्हारे सर से हट चुका होगा। तो वो माँ जो अपने पूरे लाइफ को उस काम करने के लिए, उस अपने फैमिली को ठीक करने के लिए बिता देती है, वो माँ तुम्हें क्या की है, तुम्हारे लिए अपने क्या बोलते हैं, अपने आशीर्वाद को तुम्हारी तरफ रखी हुई है, और उनके हाथों ने क्या किया है, तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया। उनका जीवन आधा तुम्हारे लिए चला गया है। एक माँ ऐसी होती है ना, जिन्होंने अपने पूरे लाइफ को, अपने रात को, अपने दिन को तुम्हारे एक रोने से बचने के लिए बस बिता दिया है। तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, तुम रो ना, तुम्हें कोई दर्द ना हो, इसलिए रात में जागी रहती है। इसके लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, है ना। एक बार अगर मौका मिलते हो सोच के देखना कि अगर तुम बच्चे होते या तुमने जब बच्चे थे तो तुम्हारे क्या क्या की होगी, क्या क्या अभी भी करती है,
है ना, कहीं जाना होता है टिफिन वगैरह बना के वही देती है ना, स्कूल जाना है, एग्जाम है, तुमसे आते हैं तो मम्मी रहती है कि नहीं, कि मेरे बच्चे का टेंशन, मेरा बच्चे का एग्जाम है, उसको जल्दी काम करना है, उनको देखभाल करना है। अगर तुम रात को जग रहे हो तो उनका भी नींद नहीं आएगा बिल्कुल भी। कभी नोटिस किया आपने मम्मी का आंखों में देखा कभी अपने, उनको टेंशन तुमसे ज्यादा होती है। एक बार ना अपने घर जाके एक बार मम्मी के तो आंखों में जाकर देखना, एक बार उनके आंखों में तुम्हारी कितना प्यार कितना स्नेह है, तुमको फील शायद इसके बाद हो। ठीक है, इसलिए बोला क्या कि जिनकी हाथों ने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया है, उनका प्यार तुम्हारे लिए किस रूप में है, तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद के रूप में है। तुम्हें अपना आशीर्वाद उन्होंने हमेशा बनाए रखा हुआ है। साथ में एंड क्रेडल्ड फेयर सन्स ऑन हर फेथफुल ब्रेस्ट। देखो इसका मतलब मैंने क्या लिखा था, क्रेडल मतलब वही सेम था ना, पालना पोसा होता है, लेकिन यहाँ पे एक और मतलब होता है। देखना, जो माँ होती है ना अपने बच्चों को दोल देती है, दोल देना मतलब ऐसे नहीं करना होता है, उसको बोलता हिलाना बोलते हैं, दोलाना भी बोल सकते हो। तो वो क्या करती है ना, अपने छाती से लगा के तुम्हारे से बच्चों को क्या करती है, दोलती है या फिर दुलाती है। क्या करने के लिए, ताकि वो रोए ना, खुश रहे, उनको दिक्कत ना हो कोई। तो वो माँ क्या करती है, एंड क्रेडल्ड फेयर सन्स ऑन हर फेथफुल ब्रेस्ट। तो लिखा ना फेथफुल मतलब क्या होता है, वफादार या सुरक्षित बोल सकते हो। अच्छा, तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित जगह पता क्या है, तुम्हारे माँ का गोद है। कोई दिक्कत है जाके अपने माँ से लिपट जाओ, सब दुख दर्द खत्म हो जाता है ना। जो परेशानियां हैं एक बार बस उनके गोद पे सर रख लो, सब कुछ भूल जाओगे, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे सेफ प्लेस किसको मानते हैं, अपने माँ के गोद को मानते हैं, अपने माँ की छाती को मानते हैं, है ना। कोई बहुत ज़्यादा टेंशन है कि मेरे पास, किसी के पास भी, तो एक बार बस वहाँ पे गोद रख लो, सब कुछ टेंशन खत्म हो जाता है एक पल के लिए, सब भूल जाओगे उसको, थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो वैसे क्या होता है, एंड क्रेडल्ड, वो क्या कहते हैं, उसको हिलाती है डुलाती है, फेयर सन्स ऑन हर फेथफुल ब्रेस्ट, मतलब अपने छाती से लगा के, अपने सीने से लगा के उनको वो दुला करती है, प्यार करती है। और वो क्या है, बिल्कुल सबसे सेफेस्ट प्लेस है एक किसी भी बच्चे के लिए। एंड सर्व्स, सेवा करती है, किनका पता है, हर हाउस होल्ड, अपने परिवार का, अपने फैमिली का, इन फ्रूटफुल प्राइड। वो एक, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब बताओ, फ्रूटफुल मतलब वो हमेशा अपने लाभ को देने के लिए, अपने आप को समर्पित करने के लिए उस फैमिली में काम करती है, अपनी सेवा देती है। रिपीट कर, एंड सर्व, वो सर्व करती, सेवा देती किसको, अपने परिवार को, अपने हाउस होल्ड को, इन फ्रूटफुल प्राइड, शान से, गर्व से। कैसा गर्व, कि ये परिवार जो है वो मेरा ही है। उसने क्या किया, अपने बचपन को छोड़ के, जिस प्रकार से अपना बचपन उन्होंने अपने घर में बिताया होगा ना, उन बचपन को छोड़ के वो एक नई लाइफ में, एक नई दुनिया में प्रवेश की है। तो उनकी कितना मुश्किल हो सकता है वो लाइफ। तुम सोचो, तुमने जिस घर को, देखो जो बहनें होती है ना, खासकर बहनें हो गई या जो लड़कियां होती है घर में ना, वो हमेशा घर को अच्छे से रखती है, डेकोरेट करती है, उनको सजाती है, ठीक रखती है ना। अगर बेड गंदा तो बेड को ठीक करती है वही, हाँ कि नहीं। वैसे ही क्या होता है, एक लड़कियों का काम क्या है, अपने घर को हमेशा सजा के ठीक रखना। तो जो इतना प्यार से अपने घर को सजाती है, उनको लास्ट में क्या होता है, अपने घर को छोड़ के किसी और के घर जाना होता है, और उसको अपने तरीके से फिर डेकोरेट करना होता है ना। तो वो क्या करते हैं, अपने पूरे लाइफ को समर्पित करती है एक नए घर को डेकोरेट करने में, उसको घर बनाने में। एक्चुअली वो तो मकान है, घर कौन बनाएगा, तुम लोग बनाओगे, ठीक है। एंड वर्शिप्स द गॉड, और भगवान की पूजा करती है, किस रूप में पता है, एट हर हस्बैंड साइड, अपने हस्बैंड की तरह, अपने हस्बैंड की तरफ से, मतलब अपने हस्बैंड की फैमिली की तरफ से भगवान से पूजा करेगी कि आप मेरे हस्बैंड के फैमिली को खास करके अच्छा से बना के रखो, या खुशनुमा बना के रखो। ये था हमारा छोटा सा